नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। चर्चा करेंगे आज के सेशन में विश्व कृषि के बारे में। जब सिलेबस जारी किया गया और विश्व के दो टॉपिक जब रीट मुख्य परीक्षा L2 SST में डाले गए तो इन टॉपिकों को देखकर बच्चे बड़े डरे, भयभीत हो गए कि अरे विश्व का भूगोल डाल दिया गया है, विश्व का भूगोल डाल दिया गया है। लेकिन बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल वो वहां पर डराने के लिए लिखा है। आज आप इस सेशन को पढ़ने के बाद कहोगे कि हाँ, वास्तव में वो डराने के लिए लिखा है, ये तो बहुत सरल है, ये तो हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। आप सबका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन, पूनम जी, राजेश जी, रीना जी, वनराज जी, पूनम, पूजा, प्रमोद, अनवर अली एंड बनवारी लाल। पूजा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं हरिराम जी? बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। पवन कुमार जी, स्वागत आपका। कैसे हैं? गुड इवनिंग। तो विद्वान साथियों, फटाफट से इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आप नए हैं, पहली बार इस सेशन में आए हैं, इससे पहले आप रीट की तैयारी तो कर रहे थे लेकिन इस परिवार से नहीं जुड़े हुए थे और पहली बार तुक्के से आपकी स्क्रीन पर, आपके फोन में ये वीडियो आपको दिखा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि अभी तक हमने रीट मुख्य परीक्षा का 50% सिलेबस कवर कर लिया है। रीट मुख्य परीक्षा का 50% सिलेबस कवर कर लिया है। भूगोल पूरा हो गया, आपका सामान्य ज्ञान बीच में आपसे कनेक्टिविटी टूट गई थी, इसीलिए शायद आपको बीच में जो है बफरिंग देखने को मिला। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर आपने सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया है तो करें और इस परिवार के सदस्य बन जाएं, ताकि आप रीट की तैयारी और बेहतरीन तरीके से कर सके। तो चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए, विश्व में कृषि के प्रकार, विश्व में कृषि के प्रकार, इस टॉपिक की आज हम इस सेशन में चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 8 भूगोल चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कृषि। चैप्टर का क्या नाम है? कृषि नाम है। इसी कृषि टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको विश्व की कृषि दी गई है और हमारा जो टॉपिक है ना, वो भी क्या है? विश्व में कृषि के प्रकार। और ये जो चैप्टर है वो भी यही कहता है, कृषि, वो भी पूरे विश्व की। ठीक है, तो 2021-22 में ये आपके 2022-23 में ये आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। अगर किसी को पढ़ना हो जाके के गुरुजी मारे थाल लो समझ में को नहीं मैं तो किताबों पढ़ से, तो NCERT 8वीं की क्लास चैप्टर नंबर 4 पढ़ लीजिएगा, आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा। मैंने उसी चैप्टर को और थोड़ा सा सरल करके आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं एज ए नोट्स के रूप में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। देखिए, कृषि की बात करते हैं। बेसिक चीजें तो हम सब जानते हैं कि कृषि क्या है, कैसे की जाती है, कौन कृषि करता है ना। और आप ये भी जानते हैं कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है और आज भी भारत की जो है वो 50% के करीब करीब जनसंख्या जो है वो कृषि पर ही आश्रित है। और इस परिवार में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पिताजी या जिसके खेत ना हो, यानी हम सब जो है वो किसान पुत्र हैं, किसानों की बेटियां और बेटे हैं। तो हम अच्छी तरह से कृषि जानते हैं और हमारा तो काम ही कृषि से हुआ है। हमारा तो जन्म भी इस मिट्टी के साथ ही हुआ है। तो कृषि को तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आइए इसको थोड़ा विश्व के संदर्भ में और NCERT के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं।
एपीकल्चर जो शब्द है, एपीकल्चर जो शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति है वो एगर या एग्री शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मृदा। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? मृदा होता है। और जो कल्चर शब्द है, इसका जो अर्थ होता है वो होता है क्या? कृषि या जुताई, अर्थात मृदा की जुताई। हम क्या करते हैं? हम अपने खेत में जाते हैं और जिस धरती को हम अपनी माँ मानते हैं उसका पूजन करते हैं, और पूजन करने के बाद उस धरती माता से हम प्रार्थना करते हैं कि हे माता, हम तेरे आंगन में, तेरी गोद में खेल के बड़े हुए हैं, अब तू ही हमें अन्न देगी। और खेत, उस धरती को चीर कर हम उसमें अनाज डालते हैं और वहां से धरती माता हमें जो है वो अन्न के रूप में, भोजन के रूप में अनाज देती है। देती है कि नहीं देती? तो कृषि जो शब्द एग्रीकल्चर है, जो शब्द एपीकल्चर है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? मृदा, या मृदा से कृषि, या फिर जुताई, मृदा की जुताई। देखिए, 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हम करते हैं। हमारा जो समाज है इसमें 3 तरह की आर्थिक क्रियाएं होती है। एक होता है आपका प्राथमिक क्रियाएं, एक होती है आपकी द्वितीयक क्रियाएं, और एक होती है आपकी तृतीयक क्रियाएं। अर्थव्यवस्था जब हम पढ़ रहे थे तब भी हमने चर्चा की थी कि प्राथमिक जो क्रियाएं होती है या प्राइमरी जो सेक्टर है उसमें क्या आता है? प्राथमिक क्रियाओं में आता है ऐसा उत्पादन जो कि प्रकृति से होता हो, यानी प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके कुछ भी चीज हम उत्पन्न करते हैं। जैसे कि हम अपनी भूमि से अन्न पैदा करते हैं तो ये नेचुरल है। हम जंगल में जाकर बहुत सारी चीजें, जंगली जैसे पेड़ों पर गोंद लगा होता है, रबर लगा होता है, अनेकों अनेक तरह की औषधियां होती है, ये भी नेचुरल है। हम गायों का पालन करते हैं, भैंस पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, ये भी क्या है? सारा का सारा नेचुरल है। तो क्या कहा गया है? प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से कृषि, मत्स्य और पशुपालन आदि, यानी प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती है? जिसमें प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन और निष्कर्षण हो, वो सारा का सारा किसमें आता है? प्राथमिक क्रिया के अंदर आता है, जिसमें मत्स्य पालन, कृषि, पशुपालन आदि आदि चीजें आती है। तो ये सारी क्या है? प्राथमिक क्रिया है। इसके बाद जो प्राथमिक क्रिया से उत्पन्न होता है, जैसे कि प्राथमिक क्रिया से हमारे खेत में जो है वो गेहूं उत्पन्न हुआ, और उस गेहूं को ले जाते हैं हम बाजार में, और बाजार में एक उद्योगपति खरीदता है और उस गेहूं से बिस्किट बनाता है। ठीक है, उस गेहूं से जो है ब्रेड बनाता है, उस गेहूं से जो है वो आटा बनाता है, उस गेहूं से अनेकों अनेक सामान बनाता है। तो प्राथमिक उत्पादन जो हुआ, प्राथमिक क्रियाओं से जो वस्तुएं उत्पन्न हुई, उन वस्तुओं का ही रूप बदल देना द्वितीयक क्रियाओं में आता है। इन संसाधनों में प्रसंस्करण से संबंधित है, इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है इस्पात, विनिर्माण, कपड़ा बुनना, ये सारा इसमें आ जाएगा आपका। यानी प्राथमिक क्रियाओं से जो वस्तुएं बनी, उन वस्तुओं का रूप परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? द्वितीयक क्रियाएं करती है। और फिर आती है आपकी तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं को सहायता के लिए क्या बनी है? तृतीयक क्रियाएं बनी हैं। तृतीयक क्रियाओं में क्या आता है? सेवा क्षेत्र आता है, जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग। जैसे किसान है वो तो गांव में रहता है, और गांव में उसका कोई अनाज खरीदेगा नहीं, क्योंकि उसको अनाज बेचने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? मंडी आना पड़ेगा। तो अनाज बेचने के लिए मंडी कैसे आए? क्या हजारों क्विंटल गेहूं वो सर पर चक के लाएगा? नहीं, वो ट्रैक्टर में लाएगा, वो ट्रक में लाएगा, सड़क का उपयोग करेगा। अच्छा, मंडी में अनाज बेचा, लाखों रुपए का अनाज बेचा, तो वो पैसे कहां जाएंगे? वो पैसे अपने खाते में जमा कर सकता है। ये क्या हो गया? रोड हो गया, सड़क हो गया, यातायात हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया। ये जो सेवाएं हैं, यानी सेवा सेक्टर जो है वो किस में आता है? तृतीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, तीसरी जो बात आती है वो क्या आती है?
एग्रीकल्चर में कृषि आती है, सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन आता है, पीसी कल्चर में मत्स्य पालन आता है, और विटीकल्चर में अंगूर की खेती आती है, और एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन आती है। और यहां पर टाइपिंग से जो है एपीकल्चर लिखा गया, यहां पर क्या होना चाहिए था, एग्रीकल्चर जो है वो होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, एग्रीकल्चर होना चाहिए था। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो देखिए ये चीजें तो हमेशा पूछी जाती रही है कि विटीकल्चर में क्या किसकी खेती होती है, तो आपको पता ही है। वैसे साइंस वाले बच्चों को तो ये आप पढ़ते ही हैं, और वैसे कृषि में आप पढ़ ही चुके हैं। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन करना, पीसी कल्चर मत्स्य पालन करना, विटीकल्चर अंगूर की खेती करना, और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन करना। लेकिन हम यहाँ पर केवल आज एग्रीकल्चर की ही चर्चा करने वाले हैं, हम केवल आज कृषि की ही चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और कृषि को थोड़ा हम ज्यादा विस्तृत क्षेत्र में देखेंगे, यानी वर्ल्ड लेवल पर कृषि के भाग को देखेंगे। हम यहां पर केवल कृषि के प्रकार की चर्चा करेंगे, कृषि से उत्पादन कितना हो रहा है। जैसे यही टॉपिक, कृषि का टॉपिक राजस्थान की कृषि के नाम से हमारे भूगोल में भी था। वहां पर जब हमने इस टॉपिक को पढ़ा तो हमने वहां पर चर्चा किसकी की कि कृषि का उत्पादन कितना है, जीडीपी में इसका कितना योगदान है, गेहूं की कितनी उत्पादन हो रहा है, बाजरे का कितना उत्पादन हो रहा है, कौन सा राज्य भारत का जो है वो उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, इस प्रकार की चर्चा की। अब हम वर्ल्ड के दृष्टिकोण में देखेंगे तो हम यहां देखेंगे कि भारत जो है वो वर्ल्ड में कहां पर है कृषि के अंदर, और कौन सा देश सबसे ज्यादा कौन सी वस्तुओं का जो है उत्पादन करता है। पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, फिर से प्रयास करें आप, और नहीं होगी तो दोबारा डाल देंगे, ठीक है। देखिए कृषि की बात करते हैं, यह एक प्राथमिक क्रिया है और फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। विश्व की 50% जो जनसंख्या है, विश्व की 50% जो जनसंख्या है वो खेती से डायरेक्ट संबंधित है। अब कहोगे गुरुजी 50%, भारत में तो 60-65% ही है और विश्व में 50%। तो इसका अर्थ है कि अगर विश्व में 100 लोग रह रहे हैं तो 50 लोग तो क्या कर रहे हैं, खेती से संबंधित कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात सत्य है। विश्व की 50% जनसंख्या जो है वो खेती से संबंधित है, खेती पर आश्रित है, खेती से उनका सारा का सारा व्यवसाय भी खेती से ही चलता है, ठीक है। और चर्चा करते हैं तो भारत में 2/3 जनसंख्या अब कृषि पर निर्भर है, यानी लगभग कितना, 75% भाग हो गया 2/3। अनुकूल स्थलाकृति मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। जहां हम खेती करते हैं वो क्या कहलाती है, कृषिगत भूमि कहलाती है। भूमि भी अलग अलग प्रकार की पढ़ी हमने, बंजर भूमि, अनुपयोगी भूमि, उपयोगी भूमि, कृषि भूमि, है ना। तो कृषि भूमि कौन सी होती है, जहां हम खेती कर सकते हैं। और कृषि तंत्र की बात अगर करते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण निवेश, यानी खेती करने के लिए हमें क्या चाहिए, बीज चाहिए। अभी क्या होगी, साड़ी होगी ना, साड़ी की यानी रबी की फसल बोई जाएगी। रबी की फसल को हमारे क्षेत्र में क्या कहते हैं, साड़ी कहते हैं। साड़ी वो नहीं, एक तो होता है साड़ी वो तो पहनने वाली होती है ना। ये साड़ी यानी रबी की फसल, और खरीफ की फसल को क्या कहते हैं, सावणी की फसल, है ना। तो अभी साड़ी का मौसम आया, अभी बारिश हुई थी तो सारे किसान लोग अपने खेतों को खाली करने में लगे हुए हैं ताकि वो चने की फसल जो है वो बो सके, ठीक है। हाँ, साड़ी। तो कृषि तंत्र, इसके महत्वपूर्ण निवेश क्या है, कृषि करने के लिए आपको क्या चाहिए, बीज चाहिए, मशीनें चाहिए और श्रमिक भी चाहिए। जुताई करनी पड़ेगी खेती में, आपको बुआई करनी पड़ेगी, सिंचाई करनी पड़ेगी, निराई क्या होता है, निनाण निकालना, और फिर जब फसल पक जाएगी तो उसको काटना भी पड़ेगा। अपनी मारवाड़ी भाषा में बात करा तो बीज चिवे, ट्रैक्टर चिवे, और
अपन मजदूरिया चाहिए, अपन जो है खेत जोतनो भी पड़ेगा, बेन बाणो भी पड़ेगा, बेंगे सिंचाई भी करनी पड़ेगी और निनाण भी करना पड़ेगा, और खेत आओगो यानी खेत जब तैयार हो जाएगा, फसल पक जाएगी तो बैंगी कटाई भी आपने करनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात करें आप तो इस तंत्र में निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी, कुक्कुट उत्पादन भी आते हैं। यानी कृषि के साथ साथ कुछ सहायक क्रिया भी होती है। जो किसान खेत में रहता है ना, उसके पास 2-3 गायें तो निश्चित तौर पर होती है। जो किसान है और खेत में रहते हैं ना, उनके पास जिनके खेत है उनके जनरली गायें भी होती है। गाय भैंस वो रखते ही रखते हैं, क्योंकि खेत में बहुत सारा चारा उत्पन्न हो जाता है तो चारे का पैसा नहीं लगता है। खेत में अभी सीटी तोड़ ली है लोगों ने, अब क्या बची है सीटी के बाद? कड़बी बची है, तो कड़बी से क्या बना लिया जाएगा? कुत्तर बना लिया जाएगा, गाय भैंस खा सकती है उनको, है ना। तो जिनके खेत होते हैं, किसानों के पास पशु भी होते हैं। कुछ किसान इसको और बेहतर करने के लिए और अपनी आय बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन कर लेते हैं, कुछ लोग भेड़ पालन भी करते हैं। तो ये सब जो है इसी से जुड़ा हुआ है। कृषि के प्रकार की बात करते हैं तो विश्व में कृषि के विभिन्न तरीकों विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर पर कृषि को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो होगी निर्वाह कृषि और एक हो गई वाणिज्य कृषि। निर्वाह कृषि अपने लिए करते हैं हम, है ना, और वाणिज्य कृषि हम वो भी वैसे तो अपनों के लिए करते हैं, लेकिन ये बेचने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? बेचने के लिए करते हैं, ताकि जो भी फसल होती है, जो भी आपका होता है, उसको बेच दिया जाता है। प्राचीन समय में जो लोग खेती करते थे वो क्या करते थे? जैसे अपने लिए खेती करते थे जनरल, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बहुत कम होती थी। अगर आज से थोड़ा पहले जाते हैं, 1950-60 के करीब के दशक में जाते हैं, तो घर में अनाज की बोरियां भरी रहती थी। मुझे याद है हमारे खेत में जब बाजरा होता था तो हम घर पे ही रखते थे, उसको बेचते नहीं थे। और बेचते भी किसको थे? मान लो जैसे किसी के खेत में बाजरा नहीं हुआ, वो कह यार भाई जी अब की बार तो बाजरो हो को नीर टाबराना खाना दाना ही को नहीं कह जे थे, एक कटियो बाजरी मान दे दियो तो थन अगली बार वापस दे देंगे। तो किसान क्या करता था? उसको दे देता था उधारा कि ये ले कोई बात नहीं, तू या कर 2 बोरी ले जा बाजरी की, अटेंशन ना ले, अगली बार जब तेरा बाजरी हो नहीं तो भाई 2 बोरी मारा ठीक है जी, है ना। क्या दिक्कत है? कितना प्रेम होता था ना, नो टेंशन, आराम से लेके जाता था। ऐसे में मार्केट में बहुत कम लोग बेचते थे, जिनके बड़े खेत होते थे, बहुत ज्यादा जो है वो अनाज उत्पन्न होता था, वो बेचते थे। जनरली हम घर के लिए करते थे और लोग मस्त रहते थे, नो टेंशन थी। ये फोन ये वो ये, और 1950-60 के दशक में लोग नौकरी की तरफ भी नहीं जाते थे। आज भारत में जो बेरोजगारी का आंकड़ा बना है, तो राजस्थान में 24% के करीब बेरोजगारी है। मैं आज न्यूज देख रहा था, बेरोजगारी पे वो चर्चा चल रही थी किसी न्यूज चैनल में, तो लगभग 24.5% बेरोजगारी राजस्थान में बताई जा रही थी। और बेरोजगारी में सबसे बड़ा योगदान किसका है अगर चर्चा करें तो? आप बताओ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बेरोजगारी में सबसे बड़ा कारण किसका है, क्यों इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, क्यों हर घर में जो युवा है वो बेरोजगार है, इसके लिए कौन दोषी है? क्या सरकार दोषी है या कोई ऐसा व्यवस्था ही दोषी है? एक तो कि भाई कोई, जैसे हम कहते हैं राजस्थान में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है तो अशोक गहलोत जी जिम्मेदार है, क्या ऐसा कहना ठीक है? या फिर ऐसा कहना ज्यादा ठीक है कि व्यवस्था ही ऐसी है जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी है? जनसंख्या एक कारण है, लेकिन जनसंख्या के बाद जो दूसरा कारण आता है वो आती है हमारी शिक्षा व्यवस्था। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो ही सबसे बड़ी बेरोजगारी का कारण बन चुकी है। एजुकेशन, बिल्कुल पुष्पा सैनी जी, आपने बहुत अच्छा बताया, पुष्प सैनी। सबसे बड़ा, अगर आप चाहे किसी को भी वोट दे दीजिए, कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे कांग्रेस की सरकार बन जाए, चाहे बीजेपी की सरकार बन जाए, चाहे आम आदमी की पार्टी बन जाए, या चाहे अमेरिका यहां पर आके सरकार बना ले, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम स्वतंत्र है तो स्वतंत्र रहेंगे। मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि कोई भी पार्टी आ जाए,
जब तक एजुकेशन पॉलिसी, जो नई पॉलिसी आई है उसमें काफी ज्यादा सुधार किया गया है, जब तक नए तरीके से एजुकेशन पॉलिसी नहीं लागू हो जाती है तब तक बेरोजगारी बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। आप याद करो बचपन में हमें हमारे घर वाले क्या कहते थे, हमें हमारे गुरुजी क्या कहते थे, बेटा पढ़ लो नहीं तो यही फिरेगा, नौकरी को लगेगा। यानी पढ़ना का अर्थ ही क्या हो गया, नौकरी हो गया। अब लोग देखो पढ़ेंगे तो ही, युवा पीढ़ी ऑलमोस्ट जो है पढ़ी हुई है ना, पढ़ी हुई है लोग। अब युवा सारे पढ़ लिए, महिलाएं, लड़कियां, लड़के सब पढ़े लिखे हैं। अब पढ़ा लिखा व्यक्ति को बचपन से सपना ही एक ये दिखाया गया कि तुम्हें नौकरी मिलेगी, और नौकरी भी चाहिए, हम, मुझे भी सरकारी नौकरी चाहिए, आप सबको भी चाहिए, हमारी कोई गलती नहीं, क्योंकि हमें तो यही कहा गया था बचपन से ही कि नौकरी का अर्थ क्या होता है, गवर्नमेंट नौकरी। और कोई भी गवर्नमेंट आ जाए सब लोगों को वो नौकरी नहीं लगा सकते हैं। तो हमारी एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा परिवर्तन होना चाहिए कि हमें हस्तशिल्प की शिक्षा दी जाए, हमें कुछ टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाए जिसके जरिए हम अपना रोजगार खुद कर सके, है ना, हम अपना व्यवसाय खुद कर सकें, हम दूसरे पे डिपेंड ना रहे, तब जाके ही बेरोजगारी कम हो सकती है, वरना तो बेरोजगारी कम नहीं होगी, ये तो बढ़ती जाएगी, वरना तो बढ़ती ही जाएगी। तो बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण क्या है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी भी रही है। तो कृषि के प्रकार की हम चर्चा कर रहे थे, हम निर्वाह कृषि की चर्चा किए, वाणिज्य कृषि की चर्चा की। आइए निर्वाह कृषि को और थोड़ा विस्तृत देखते हैं। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसमें पारिवारिक श्रम का उपयोग जो है वो किया जाता है। यानी जैसे एक घर है, ये एक घर है, ठीक है, इसमें एक पिता पुत्र है और उनके 4 बेटे हैं, 3 बेटा को ब्याह हो चुका है तो बाकी बहुआ है, ठीक है, आंगा 2-2 पोती पोता है और ओ छोटी कुंवारो है, ठीक है। तो टोटल कितना सदस्य हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सदस्य हो गए। ओ अंगो खेत है गांव के बाढ़ पास है, ठीक है। अब ये सारा लोग के गए दादो दादी है या माता पिता एक खेत न बावे है और अंगे डाणी बना रखी है, और जब निनाण को टाइम आवे जो सगड़ा घरगा जागे निनाण करे, सगड़ा घरगा जागे सीटी तोड़े, सगड़ा घरगा जागे मूंग फाड़े, मोट फाड़े, ग्वार की फली तोड़े। यानी सुक्त निर्वाह कृषि कौन सी होती है, ऐसी कृषि जिसमें कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसमें पारिवारिक श्रम का उपयोग होता है। जनरली दूसरे लोगों को एज ए लेबर नहीं बुलाया जाता है, आजकल तो बुलाया जाने लगा है क्योंकि घर के लोग काम कम करते हैं, लेकिन जनरली घर के ही लोग खेती में काम करते हैं, पूरा काम करके घर पे अनाज लाते हैं और आराम से खाते हैं, कोई टेंशन नहीं होती उनको कोई टेंशन नहीं होती है। इस तरह की कृषि होती है, यही होती है ना कृषि। निर्वाह कृषि तो यही होती है कि खेत में काम करो सब मिलके और फिर आराम से चिल करो आके घर पर, बस नो टेंशन। लेकिन उस टाइम आवश्यकताएं सीमित थी, आज कृषि से हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही है ना, क्योंकि हमें बाकी चीजों के लिए धन की आवश्यकता है। इसीलिए फिर क्या शुरू हुई, इसीलिए बाद में जो है वो देखो निर्वाह कृषि जो है, निर्वाह कृषि गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में बांटी जा सकती है। यानी हम निर्वाह कृषि को 2 भागों में और बांट सकते हैं, एक तो हो गया गहन निर्वाह कृषि और दूसरा हो गया आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि क्या होता है, किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। एक वर्ष में 1 से अधिक फसल उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है, अन्य फसल जैसे गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन होता है। यानी इसमें क्या होता है, गहन निर्वाह कृषि में किसान खेती करता है, वो छोटे भूखंड पर करता है और छोटे यानी साधारण औजारों से करता है। जबकि आदिम निर्वाह कृषि यह क्या है, स्थानांतरित कृषि और चलवासी कृषि है। जैसे आदिवासी लोग कृषि करते हैं, कुछ समय एक स्थान पे करेंगे फिर अगले स्थान पे चले जाएंगे, इस तरह की कृषि। इसके बाद देखिए स्थानांतरित कृषि की बात करते हैं। स्थानांतरित कृषि कौन सी होती है, अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में
अमेजन बेसिन जो है, अमेजन नदी का जो बहाव क्षेत्र है उसके पास के जो मैदान है अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा अमेजन बेसिन के वनों में, अमेजन बेसिन के सघन वनों में, क्योंकि हम विश्व की कृषि का प्रकार पढ़ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा ही कि भैया बताओ अमेजन बेसिन के जंगलों में किस प्रकार की कृषि की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए स्थानांतरित कृषि की जाती है, ठीक है। और उत्तरी पूर्वी भारत में भी स्थानांतरित कृषि की जाती है। यहां पर वृक्षों को काटकर, जलाकर, भूखंड को साफ करके और राख को मृदा के रूप में जो है वो मृदा में मिलाया जाता है। और मक्का, आलू, कसावा, रतालू, रतालू क्या होता है, शक्करकंदी देखी हुई ना आपकी, वैसा ही होता है रतालू, ठीक है। और स्थानांतरित कृषि को कृतन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। कृतन और दहन कृषि किसका नाम है, स्थानांतरित कृषि का ही नाम है। अब मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाती है, और ऑप्शन में आ जाए कई कृषियों का नाम आ जाए और उसमें नाम आ जाए कृतन एवं दहन कृषि, तो आपको पता होना चाहिए कृतन और दहन कृषि जो है वो, कृतन एवं दहन कृषि स्थानांतरित कृषि का ही क्या है, नाम है। किसका नाम है ये, स्थानांतरित कृषि का ही नाम है। आपको ऐसे विश्व नाम देख के डरने की जरूरत नहीं है। ये जो आप पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से, हो सकता है मैंने आपकी गाइड नहीं देखी है, गाइड में इस टॉपिक को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा दिया गया हो, लेकिन ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर अगर आप 4 पढ़ लेंगे तो बस बात खत्म है। विश्व की कृषि की टेंशन आपके दिमाग से हट जाएगी, नो टेंशन रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जलवासी पशुचारण। जलवासी पशुचारण क्या होता है, सहारा का जो अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश है, मध्य एशिया, भारत के कुछ भागों में, राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो जलवासी पशुचारण किया जाता है। यानी पशुओं को आज जैसे यहां चरा लिया, फिर कल आगे लेके चले जाएंगे, यानी पशुचारण है जनरली ये। पशु पालते हैं किसान, और पशुओं को जैसे रेवड़ रखते हैं ना लोग, रेवड़, रेवड़ चराता फिरे, नो टेंशन, कंधे के ऊपर रेडियो, रेडियो में गाना बाज रहा, लता मंगेशकर का है ना, लता मंगेशकर का गाना बाज रहा है, नो टेंशन, और रेवड़ चरावे और मौज करे। अब आपको लग रहा होगा गुरु जी के रेवड़ चराने में के मजा है, लेकिन रेवड़ वाला व्यक्ति जो है ना लखपति होता है, क्योंकि एक रेवड़ जो है ना, अगर रेवड़ बेचे तो कम से कम 20-30 हजार की रेवड़ बिकती है, और उसका ऊन बेचे तो उससे भी आमदनी होती है, और हर साल रेवड़ जो है वो डबल हो जाता है, डबल हो जाता है, क्योंकि इतना ही और उत्पादन हो जाता है और बच्चे हो जाते हैं। क्वेश्चन बता रहा हूं ना कि कैसे पूछे जाएंगे रेखा बिश्नोई जी, क्वेश्चन बता रहा हूं आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में किस तरीके का कृषि होता है, तो जलवासी पशुचारण होता है यहाँ पर, है ना। कृतन और दहन कृषि विश्व में किन किन क्षेत्रों में होती है, और देखेंगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको रेड लाइन में मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं वो सब मैंने आपको लाल अक्षरों में लिख के पहले ही हाईलाइट कर रखा है। आप जब नोट्स बनाओगे तो टेंशन फ्री से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। पशुचारण मुख्यतः भेड़, ऊंट, याक, बकरी पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पादन करते हैं। वाणिज्य कृषि क्या होती है, अब चर्चा करते हैं वाणिज्य। वाणिज्य का अर्थ ही आपको पता है, वाणिज्य मीन व्यापार, वाणिज्य अर्थ व्यापार ही तो होता है। वाणिज्य मीन व्यापार, यानी व्यापार के लिए खेती करना। वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन, पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषिगत क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग होता है। देखो वाणिज्य कृषि अगर हमें करनी है तो उसके लिए हमें पैसा ज्यादा चाहिए, क्योंकि ज्यादा उत्पादन होगा तभी तो ज्यादा पैसा आएगा, और ज्यादा उत्पादन करने के लिए ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे। खेत में जितना ज्यादा पैसा लगाओगे उतना ही ज्यादा उत्पादन होगा। फिर आपको यूरिया खाद छिड़काव और स्प्रे के करना पड़ेगी। इसमें अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा जो है वो किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि जो है वो शामिल होती है, ठीक है। वाणिज्य अनाज कृषि की चर्चा करते हैं। यह फसल वाणिज्य उद्देश्य से उगाई जाती है। वाणिज्य का अर्थ क्या होता है,
व्यापार, व्यापार के उद्देश्य से इसको जो है वो उगाया जाता है, जैसे गेहूं, मक्का, गन्ना, गन्ना है ना, चाय, ये जो खेतियां हैं वो किसके लिए है? कपास, ये व्यापार के लिए करते हैं हम। उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्य अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, विश्व में वाणिज्य कृषि के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। मिश्रित कृषि कौन सी होती है? भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालने के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। इन देशों में जनरली क्या होता है? मिश्रित कृषि करते हैं। यानी आप देखोगे, अगर अमेरिका का वीडियो देखोगे यूट्यूब पे कि अमेरिका के किसान कैसे खेती करते हैं, तो अमेरिका के किसान क्या रखते हैं? बड़े बड़े ट्रैक्टर रखते हैं, सबके पास गाड़ियां होती है, और उनके खेत अपलितना को नहीं हुए आ तेरी सीव आ मेरी सीव, ऐसे खेती नहीं करते हैं। उनके खेत एक जैसे ही होते हैं सबके, यानी कोई बीच में सीव वगैरह नहीं होती है। एक तो उनके खेत बड़े होते हैं, प्लस वो क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। अभी जो कृषि बिल आया था, आपने उसमें एक नाम सुना होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। जैसे कि आप 10 किसान हैं, 10 किसानों की जो भूमि है उसको मिलाकर और 100 बीघा हो गई, वो 100 बीघा हो गई। 10 किसानों के पास भूमि थी, सारी भूमि को मिलाया, एक किसान के पास 10 बीघा थी, 10 10 10 10 10 किसान मिले 100 बीघा हो गई। और हमने 100 बीघा भूमि का एक कंपनी के साथ, जैसे लेज के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया हम आपको आलू उगा के देंगे। तो लेज ने कहा ठीक है, आप हमें आलू उगा के दो और हम आपके आलू इतना रुपए किलो खरीद लेंगे। ठीक है, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, जिसमें कई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें 25% पैसे पहले लिए जा सकते हैं, या अलग अलग तरीके से किए जा सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें क्या हो गया, अब हमें टेंशन नहीं है कि हमारे आलू कौन खरीदेगा। आलू उगने से पहले ही हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ये आलू इतने रुपए प्रति किलो में ये कंपनी हमारे खरीदेगी। हम सभी किसानों ने क्या किया, खेत को सुआ किया और बना के बढ़िया और करके छिड़काव पानी को फुहारा फुना चला के बढ़िया खेती करी, और साथ में अपना पशुपालन भी हो रही है। 10 का 10 किसान मिल गए, 50 भैंसा ले आया और भैंसा को दूध भी बेच रहे। तो इससे क्या हुआ, किसानों की लागत तो घट गई और आय बढ़ गई। हमारे यहाँ क्या होता है, एक घर में बापूजी के 5 भाई है, ठीक है, और खेत 50 भी गए, 5 भाई नारा हो गया। और नारा होता है, इससे मुंह पहले काम क्या करागा, खेत को बीच को सीव खींचेगा। तो आ भाया तेरी सीव है, आ मेरी सीव है। अब सगड़ा 10-10 बीघा बाव है। अब देखो, एक तो आप 10 बीघा खेत बा रहे हो और उसमें आपका पैसा लग रहा है ज्यादा, आमदनी हो रही है कम, काम आपसे हो नहीं रहा है। और 10 किसान मिलकर खेती करते हैं तो वहां पर क्या होता है, ज्यादा आय होती है। अमेरिका में इस तरह की खेती होती है। तो इसलिए आप जब अमेरिका के किसानों की भारत के किसानों से तुलना करते हैं ना, तो भारत के किसान कहीं पीछे दिखते हैं। उसका कारण और भी कारण है, यही कारण नहीं है, वहां पर आधुनिक तरीके से खेती की जाती है, वहां के किसान ज्यादा एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे ज्यादा हैं। और अगर किसान पढ़ा लिखा होगा, जैसे हम युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी है, तो हम जब भी खेत में ऐसे मान लो कातरो लाग गयो है ना, मोट टांग ऊपर लट लाग गई, अपन टेंशन को नहीं, गूगल पर सर्च मारियो मोट टांग मारे लाग गई लट के करा, मारे मोट टांग लट लाग गई के करा, गूगल बताएगा कि यह दवाई लाके छिड़क दो और आप फटदनी से छिड़क दिया। लेकिन आज से 20 साल पहले की अगर चर्चा करा, 30 साल पहले की चर्चा करा, तो फिर हमें याद है खेत में कातरा हो जाता था। तो कातरे से खेत को बचाने के लिए क्या किया जाता था, खेत के चारों ओर खाई खोदी जाती थी, खेत के चारों ओर खाई खोद दी जाती थी, ताकि कातरा जो है वो एक खेत से दूसरे खेत में ना जा सके और वो उस खाई में गिर जाता था और फिर वो बाहर नहीं निकल पाता था। तो पुराने जमाने की खेती में लागत ज्यादा होती थी, मेहनत ज्यादा होती थी और इनकम कम होती थी। लेकिन मॉडर्न तरीके की जो खेती होती है उसमें लागत भी
कम होती है, आमदनी ज्यादा होती है और मॉडर्न तरीके से खेती की जाती है। देखिए नेक्स्ट रोपण कृषि की चर्चा करते हैं। रोपण कृषि यानी रोपना वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है, जैसे चाय, कहवा, कांजू, रबर, केला, कपास की एक फसल उगाई जाती है। इसमें वृहत पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि मुख्य क्षेत्र विश्व में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में की जाती है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बार बार आप पूछ रहे हो, आपके मन में भी आ रहा है गुरुजी क्वेश्चन क्या पूछे जाओ। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा रोपण कृषि के लिए विश्व में सबसे बेहतरीन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन आ जाएगा उष्णकटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, है ना, अर्ध उष्णकटिबंध या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए रोपण कृषि के लिए विश्व के अंदर जो है वो उष्णकटिबंध क्या है, उष्णकटिबंध क्या है, सबसे बेहतरीन जो है वो जलवायु प्रदेश है। यहां पर रोपण कृषि जो है वो की जा सकती है। और दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि रोपण कृषि में कौन कौन सी कृषि आती है? तो चाय, कहवा, कांजू, रबर, केला, कपास, ये सब रोपण कृषि में आते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, मलेशिया में रबर, देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है रबड़ के लिए विश्व में कौन सा देश जाना जाता है? मलेशिया। ब्राजील किसके लिए प्रसिद्ध है? कहवा के लिए, कहवा की खेती के लिए। भारत और श्रीलंका में चाय की खेती बहुत अच्छी होती है। तो ये व्यापारिक कृषि के उदाहरण हो गए। और इन्हीं में से एक ही तो क्वेश्चन पूछा जाना है आपसे। अरे एक ही क्वेश्चन पूछा जाना है तो ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, एनसीईआरटी ही सबसे बेस्ट है। एनसीईआरटी ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि टॉपिक उठाया कहां से गया? एनसीईआरटी से गया है। और एक क्वेश्चन पूछा जाना है तो एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा ना। कहां से पूछा जाएगा? एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। मुख्य फसलों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले खाद्य फसलों की चर्चा करते हैं। देखिए खाद्य फसलों में आता है सबसे पहले चावल। क्या आता है? चावल आता है। यह विश्व में मुख्य खाद्य फसल है और यह उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मुख्य आहार है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चावल किन क्षेत्रों का मुख्य आधार है, मुख्य आहार है? चावल विश्व में किन क्षेत्रों का मुख्य आहार है? चावल जो है वो विश्व में किन क्षेत्रों का मुख्य आहार है, भोजन है? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चनों का हमें विशेष तौर पर जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चावल के लिए तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता ज्यादा हो में सर्वोच्च ढंग से बढ़ती है। और चीन जो है चावल उत्पादन में अग्रणी देश है। यह बन गया विश्व की कृषि का क्वेश्चन। चीन के बाद किसका नंबर आता है चावल उत्पादन में? भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र का आता है। गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं के वृद्धन काल में यानी गेहूं की जब बढ़ोतरी हो रही हो उस काल में मध्यम तापमान चाहिए एवं वर्षा और फसल की कटाई के समय तेज धूप चाहिए। जब फसल पक रही हो तो तेज धूप, और जब गेहूं की खेती बढ़ रही हो तो तापमान मध्यम और वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसका विकास सुअपवाहित दुम्मट मृदा में जो है सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन तो अब खत्म हो रहा है क्योंकि युद्ध चल रहा है वहां पर, रूस का और यूक्रेन का, ऑस्ट्रेलिया, भारत में जो है वो विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में शीत ऋतु में जो है वो गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यानी शीत ऋतु यानी कौन सी फसल हो गई बताओ? गेहूं कौन सी फसल होगी? रबी की फसल है कि जायद की फसल है? गेहूं रबी की फसल है कि जायद की फसल है? कमेंट करके बताओ। बातें तो बाद में करते रहना, जिंदगी भर करते रहना बातें। इसके बाद देखो, इसके बाद आता है मक्का। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप,
वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसमें सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। भारत, ब्राजील, चीन, रूस जो है वो यहाँ पर जो है मक्का की खेती की जाती है। इसके बाद रेशेदार फसलों की बात करें तो कपास आता है। इसकी वृद्धि के लिए जो है उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 200 से 210 दिन पाला रहित और तेज चमकीली धूप वाले होने चाहिए कपास की खेती के लिए। काली और जलोढ़ मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम होती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राजील, मिस्र कपास के लिए अग्रणी उत्पादक देश है। चीन में अच्छा खासा उत्पादन होता है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल भी होता है। इसके बाद बात करते हैं पटसन की। किसकी बात करते हैं? पटसन। हाँ, सर्दी मीन खरीफ की फसल, सॉरी सर्दी मीन रबी की फसल, ठीक है। इसके बाद पटसन, इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, सुनहरा रेशा भी कहते हैं। जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से इसका विकास होता है और उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की इसकी जो है आवश्यकता होती है। यह फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। पेय फसलों की बात करें यानी पीने वाली तो कॉफी ब्राजील जो है कॉफी का अग्रणी उत्पादन है। देखो, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इस टॉपिक से, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे विद्वान साथियों। अब क्वेश्चन वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछा जाएगा, ये तो आप मान के चलिए। दूसरी बात आपके दिमाग में ये आ रही होगी, गुरुजी एक क्वेश्चन के तरीकों को पूछो जा सके। जी हाँ, विश्व में कॉफी का अग्रणी उत्पादक कौन है? ब्राजील। बस बात खत्म, हो गया एक क्वेश्चन। इसके पश्चात भारत और कोलंबिया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत विश्व में कॉफी उत्पादन में किस स्थान पर आता है? 2 नंबर पर आता है। ये लो, चाय की बात करते हैं। बागानों में उगाई जाने वाली चाय एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर सवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मिट्टी और मध्य ढाल की आवश्यकता होती है। यानी चाय की खेती ऐसे ढलानू क्षेत्रों में की जाती है, यहां पर होती है चाय की खेती। कृषि का विकास की बात करते हैं तो अगर हमारे देश में कृषि का विकास करना है तो हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? कृषि विकास के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? तो कृषि विकास के लिए आप बोए गए क्षेत्र में विस्तार करें, बोई जाने वाली फसलों की संख्या को बढ़ाएं, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उपज देने वाले बीजों का उपयोग करके। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि भारत में जो कृषि होती है वो आज भी किस तरीके से हो रही है। आप थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करना कि भारत में जो कृषि हो रही है वो आज भी किस तरीके से हो रही है, इसको समझना। आप देखो, आज भी हम लेटेस्ट टेक्निक से कृषि नहीं कर पा रहे हैं। यानी विश्व के विकसित देशों की तुलना करते हैं तो वहां की तुलना में आज भी भारत में हम जो है वो ओल्ड टेक्निक से ही कृषि करते हैं। आज भी हमारे किसान भाई ऐसे लगे रहते हैं खेतों में, है ना, ऐसे ही लगे रहते हैं ना। जबकि अगर हम विश्व से अगर तुलना करते हैं तो विश्व में ये सारे काम जो है वो बेहतरीन तरीकों से मशीनों से किए जाते हैं। आज भी हमारा देश कृषि यंत्रों के मामले में उतना ज्यादा जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर पाया है। जैसे ये देखिए आप, ये एक जैसे दूसरे कोई अपना विकसित देश है वहां की कृषि का एक उदाहरण है, ये भारत की कृषि का उदाहरण है। तीनों आपके सामने पिक्चर है। अब आप तीनों पिक्चरों को देख के समझ सकते हैं कि भारत की कृषि कहां है और विश्व की कृषि कहां पर है। इन तीनों पिक्चरों से बिल्कुल क्लियर हो रहा है आज भी हमारी माँ, बहन, पिता, भाई, चाचा, ताऊ खेत में लगे रहते हैं काम में, सुबह से लेकर शाम तक। इसी प्रकार ये पंजाब की कृषि का एक दृश्य है। सारे पंजाब के और हरियाणा के लोगों के लिए यही रहता है कि नहर में आज पानी आओगो, आज पानी की मारी बारी, आज पानी की थारे बारी। और हमारे माता पिता, भाई सब जो है ऐसे ही लगे रहते हैं। यानी मेहनत ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। और अगर प्रॉफिट और मेहनत को देखें तो प्रॉफिट है ही नहीं, केवल पेट भरता है। बस प्रॉफिट यही है कि खाने को अनाज मिल जाता है। जबकि विश्व में जो कृषि की जाती है
वो लेटेस्ट आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ की जाती है। वहां पर हर चीज के लिए यंत्र लगे हुए हैं, हाथों हाथ चीजें जो है वो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर होती है। ठीक है, सब चीजें जो है वो क्या होती है, बेहतरीन तरीके से जो है वो उगाई जाती है। अच्छे बीज होते हैं। अब देखो ये जो पत्ता गोभी आती है ना अपने यहाँ, पत्ता गोभी, फूल गोभी और पत्ता गोभी, ये पत्ता गोभी का एक खेत है। और यहां पर देखो ये पत्ता गोभी यहां से पौधे से, ये हाथ से नहीं तोड़ रहे हैं, यहां से डाली इसके अंदर अपने आप यहां से घूमती 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 पीछे जो जा रही है, और सीधे सीधे ये अपने आप जो है वो एसी लगे हुए कंटेनर, जिन्हें कोल्ड स्टोर बोलते हैं, उनमें जाके स्टोर हो जाएगी। तो किसान की फसल खराब कम होती है। हमारे यहाँ पत्ता गोभी या सब्जी की जो खेती करते हैं, बाड़ी जैसे सिक्कर में बहुत सारी बाड़ियां हैं जिनमें सब्जियां उगाई जाती है। अब वो बेचारे किसान क्या करते हैं, सुबह 3 बजे उठ जाए, पूरी खेती मुंह जी सब्जी अब तोड़ सी, बान बोरिया में भर सी, फिर कोई ट्रैक्टर ढूंढ सी, फिर बान मंडी में ले जा सी और बठप बेच सी। जबकि यहां क्या होती है, कंपनी से पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कंपनी की गाड़ियां सोते ही आ जाती है घर पर ही कि भैया तुमसे इतनी खेत पत्ता गोभी की बात की हुई है, दे दो। किसान बिल में ये सारे ऑप्शन थे, लेकिन जनता के नहीं समझ में आए। चलो कोई बात नहीं, भविष्य की बात होगी वो तो। अब तो इस तरीके की कृषि आज भी भारत में यानी पुरानी टेक्नोलॉजी से की जा रही है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, जहां छोटी जोतों पर समानता जीविकोपार्जन के लिए फसल उगाई जाती है। यानी विकासशील देशों में खेत का आकार छोटा है और गहन खेती की जाती है, और हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है अपना जीवन निर्वाह करना, बस। ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में विकासशील देशों में गहन कृषि जो है वो की जाती है। विकासशील देशों में जो है गहन कृषि की जाती है। भारत के किसान के पास 1.5 हेक्टेयर में कृषि करता है। भारत का किसान 1.5 हेक्टेयर में कृषि करता है। बीज उर्वरक बाजरा लेता है, ट्रैक्टर नलकूप भाड़े पर लेता है ना, भाड़े पर ले गया और ट्रैक्टर खेती के लिए ऋण भी लेता है। कई किसान ऐसे भी हैं बेचारे, खेती के लिए उनको लोन लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, तभी खेती कर पाते हैं। वो सारा काम किसान परिवार करता है, फसल को मंडी में बेचता भी खुद है। विकसित देशों में ये सारे काम जो है वो फार्म द्वारा करवाए जाते हैं। अमेरिका में 250 हेक्टेयर बड़े फार्म में मक्का, सोयाबीन यानी बड़े खेत होते हैं और उनमें बड़ी फसलें उगाई जाती है और लेटेस्ट आधुनिक टेक्नोलॉजी से उगाई जाती है, जिससे क्या होता है, ज्यादा उपज होती है। तो ये आपका टॉपिक हो गया कंप्लीट विश्व की कृषि का। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी आप बताना कमेंट में कि आपको कैसा लगा। हो सकता है कि आपकी बुक में बहुत ज्यादा बड़ा हो, मैंने नहीं देखा है। मेरा जो आधार रहा है हमेशा ही जो टॉपिक को कवर करने का, उसमें सबसे पहली वरीयता हमारी एनसीईआरटी पुस्तक है। उसके बाद ही हम कोई बाकी अदर से डाटा जो है वो कलेक्ट करने का प्रयत्न करते हैं। तो एनसीईआरटी कक्षा 8 भूगोल की पुस्तक चैप्टर नंबर 4। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे पढ़ें, नोट्स बनाएं। और मुझे लगता है, ऐसा मेरा पर्सनली अनुभव, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जो कृषि के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको विश्व की कृषि के, वो देखो यही से पूछे जाने चाहिए, एनसीईआरटी से ही। ठीक है, मेरा जितना भी विश्लेषण है उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी से बाहर आपका कृषि का कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं आने वाला है। तो बिल्कुल आप इसको अच्छे से याद कर ले, नोट्स इसके बना लीजिए। ऑलमोस्ट ये नोट्स ही बने हुए हैं, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और प्रत्येक जो फाइल है आपको टेलीग्राम पे आसानी से मिल जाएगी। कल का टॉपिक बता देता हूं मैं आपको। कल हम पढ़ेंगे विश्व में कृषि के प्रकार, पढ़ लिए। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पढ़ेंगे हम। विश्व में प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, विश्व में प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की चर्चा कल करने वाले हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू।